Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of international relation। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कोल्ड वॉर के बारे में देखेंगे। बेसिकली अभी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग वो सारे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट को डिस्कस करेंगे जो अभी का जो करंट वर्ल्ड पॉलिटी है, जो अभी का करंट फॉरेन डिप्लोमेसी है, वर्ल्ड डिप्लोमेसी है, उस चीज़ को समझने में ईजी हो, कन्वीनियंट हो। ओके तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ़ हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा कोल्ड वॉर। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बेसिकली कोल्ड वॉर या और भी जो भी हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, ये इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को इसलिए डिस्कस करें ताकि हम लोग को इंटरनेशनल रिलेशन समझने में आसानी हो। जो भी करंट में जो इश्यूज़ चल रहा है, वर्ल्ड पॉलिटी में जो इश्यूज़ चल रहा है, करंट अफेयर में जो इशू चल रहा है, उन सबको समझने में आसानी हो। ओके तो यहाँ पे हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं है कि इस जैसे कोल्ड वॉर है तो कोल्ड वॉर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे ताकि हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके, जो भी करंट सिनेरियो है वर्ल्ड पॉलिटी का उसको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोल्ड वॉर को समझने से पहले कि वर्ल्ड वॉर 2 क्या था। तो वर्ल्ड वॉर 2 में देखो सिंपल सा बात है, इजी वे में, कि वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका था। एक था एक्सेस पावर जो आपको येलो कलर से दिख रहा होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जर्मनी, इटली, जापान। दूसरा तरफ है एलाइड पावर्स जिसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। ये एक्सेस पावर और एलाइड पावर में वॉर होता है जिसमें फाइनली क्या होता है, जो एक्सेस पावर है इसका हार हो जाता है और जो एलाइड पावर्स है वो जीत जाते हैं। अब क्योंकि जब एलाइड पावर्स जीत जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी एक्सेस पावर्स का जो टेरिटरी था वो सारा का सारा टेरिटरी जो है वो एलाइड पावर्स खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओके खास करके जो कॉलोनी का टेरिटरी था। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट ध्यान में रखने का है वो ये है कि जो मेन वॉर था वो इस रीजन में लड़ा गया था, और भी रीजन में लड़ा गया था, एशिया पैसिफिक में भी हुआ था। ओके लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो ये यूरोप वाले रीजन में हुआ था। ओके मेन वॉर यहीं पे हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इस जो यूरोप वाला रीजन है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो गया। यहाँ पे जो भी आपका ट्रेड एंड कॉमर्स है वो पूरा कोलैप्स कर गया क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरा कोलैप्स कर चुका था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो कोलैप्स कर चुका है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन एकदम पीक पर है। ओके और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी इकोनॉमी है वो बेसिकली पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब इससे क्या हुआ कि ये जो कंट्रीज़ थे, जो पहले फ्रांस हो गए, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इन लोग जो पहले बहुत पावरफुल कंट्री हुआ करता था, ये सारे इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो गए। पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे, पहले जैसे ग्लोबल पावर नहीं रहे। तो अब जो नया ग्लोबल पावर इमर्ज होकर आया वो कौन था? वो था यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर। आप कहोगे कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर भी तो वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, फिर ये कैसे ग्लोबल पावर इमर्ज हो गए? इसके पीछे 2-3 रीज़न है। एक तो जो मेन वॉर लड़ा गया था वो इस एरिया में लड़ा गया था जिसमें यूएस और यूएसएसआर नहीं आते थे। हालांकि यूएसएसआर का ये जो यूरोप वाला पोर्शन है इसमें भी वॉर लड़ा गया था, लेकिन यूएसएसआर के साथ बेनिफिट ये था कि जो वॉर में जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई हो रहा था उसमें यूएसएसआर का बहुत बड़ा रोल था। इवन यूएस का भी बहुत बड़ा रोल था आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करने में, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जब इतना ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई हुआ तो यूएसएसआर और यूएस का जो इकोनॉमी है वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन की वजह से कहीं ना कहीं कुछ हद तक सस्टेन किया। एक रीज़न ये भी है कि जो वॉर हुआ था वो मेनली इस रीजन में हुआ था जिससे यूएसएसआर उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स उतना ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। तीसरा रीज़न ये भी है कि जो रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था वॉर के बाद वो मेनली इस रीजन में हुआ था। ओके अब जब इस रीजन में रिकन्स्ट्रक्शन, यूरोपियन रीजन में जब रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हुआ तो जो ईस्टर्न यूरोप है, ओके, इसको पूरा रिकन्स्ट्रक्ट यूएसएसआर कर रहा था और जो वेस्टर्न यूरोप वाला पोर्शन है उसको रिकन्स्ट्रक्ट यूएसए कर रहा था। अब जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकन्स्ट्रक्शन होगा तो उससे क्या होगा, यूएसएसआर को काफ़ी ज़्यादा इनकम हुआ पैसा का, क्योंकि ये सब कुछ वापस रिकन्स्ट्रक्ट कर रहा है। डैम का रिकन्स्ट्रक्शन, स्कूल्स का रिकन्स्ट्रक्शन, हॉस्पिटल रिकन्स्ट्रक्शन, रोड रिकन्स्ट्रक्शन, तो उससे यूएसएसआर को काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिला, काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला। सेम केस यूएसए के साथ भी है। यूएसए भी जो
वेस्ट वाला जर्मनी है, वेस्ट वाला जो यूरोप है इसमें काफ़ी ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करता है और उससे यूनाइटेड स्टेट्स को भी काफ़ी ज़्यादा पैसा का अर्निंग होता है। तो यहाँ पे क्या था कि इकोनॉमिकली यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर उतना ज़्यादा कोलैप्स नहीं करते हैं जितना ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड में अब दो नया ग्लोबल पावर्स बन के निकलता है, एक तो यूएस और दूसरा यूएसएसआर। एक रीज़न ये भी है कि 1950 आते आते यूएस और यूएसएसआर दोनों का दोनों जो है वो न्यूक्लियर पावर वेपन बन चुके होते हैं। अब क्योंकि न्यूक्लियर पावर वेपन है तो इससे भी ये दोनों कंट्रीज़ क्या होते हैं, वर्ल्ड में दो ग्लोबल सुपर पावर बन के एमर्ज होते हैं। ओके, तो ये हम लोग समझ गए। तो अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर ये दोनों ग्लोबल पावर्स थे, तो ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर लेते, कम्पीट हर बेसिस पे कर लेते, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर के हो, ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के हो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का सेल परचेज हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, हर एस्पेक्ट में ये दोनों कंट्रीज़ जो थे वो कम्पीट कर लेते। इवन आइडियोलॉजीज़ में भी ये दोनों कंट्रीज़ कम्पीट कर लेते। आइडियोलॉजीज़ में ये बात ध्यान में रखना है कि जो यूनाइटेड स्टेट है इसका आइडियोलॉजी था वो कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी था। ओके, और जो यूएसएसआर का आइडियोलॉजी था वो कम्युनलिज्म का आइडियोलॉजी था। एक्चुअली ये जो थे ये सोशलिज्म में बिलीव करते थे जो इंस्पायर्ड बाय कम्युनलिज्म था। ओके, तो यूएसएसआर का आइडियोलॉजी सोशलिज्म का था इंस्पायर्ड बाय कम्युनलिज्म। जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म का था। अब बात यह आता है कि इन दोनों आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंट क्या है। एकदम सिंपल और इजी वे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। देखो, सब आसान भाषा में कैपिटलिज्म में है कि जो भी चीज़ बिक सकता है वो बेच दो। जो भी चीज़ कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी चीज़ से अगर पैसा कमा सकता है तो वो उस चीज़ को बेच के कमा सकता है, अगर वो उसका प्रॉपर्टी है तो। ओके, जिस भी चीज़ से प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है कर लो। तो यूनाइटेड स्टेट्स का सेम सिंपल सा कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी में यही है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी एक इंसान का नहीं है। मतलब प्रॉपर्टी जो है वो कोई भी एक इंसान जो है वो खरीद सकता है, बेच सकता है। किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो सकता है, किसी के पास कम हो सकता है। यहाँ पे है कि जो जितना ज़्यादा अर्न करे, जो जितना ज़्यादा मेहनत करे, उसके पास उतना ही ज़्यादा प्रॉपर्टी। ओके, जो जितना ज़्यादा अपना कॉमोडिटी को, जो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करे वो उतना ज़्यादा अर्न करेगा। यूएसएसआर का फिलॉसफी जो कम्युनिज्म का और सोशलिज्म का फिलॉसफी था ये इसके अपोजिट था। बेसिकली सोशलिज्म में था क्या, यहाँ पे सिंपल सा था कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी जो है वो पूरा और पूरा लोगों का है, जिसके और उस प्रॉपर्टी को जो है वो कौन रन कर रहा है, स्टेट, लोगों के बिहाफ में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। ओके, इवन यहाँ पे ये है कि कोई भी इंडिविजुअल अपना प्राइवेट बिजनेस रन नहीं कर सकता। जो भी बिजनेस रन करना है वो यूएसएसआर का होगा। यहाँ पे जहाँ यूएस में ये हो जाता है कि जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जो जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, उसके पास उतना ही ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगा। यूएसएसआर में ऐसा नहीं है, चाहे कोई 10 घंटे मेहनत करे या कोई 4 घंटे मेहनत करे, सबको सेम लेवल ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, सेम लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, सबको सेम लेवल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मतलब सब चीज़ गवर्नमेंट जो है सबको इक्वली प्रोवाइड करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा नहीं हो जाता। यूनाइटेड स्टेट्स में था जो जितना ज़्यादा मेहनत करे उसके पास उतना। लेकिन इसके साथ ड्रॉबैक ये हो जाता कि यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जो बिज़नेस क्लास थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे और जो लोअर क्लास था वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हो जाता। जो 1928 में हम लोग देखते भी हैं ग्रेट डिप्रेशन, जिसमें जो पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट का, ये कोलैप्स कर जाता है। लेकिन जो यूएसएसआर 1917 में बना था, इसका जो सोशलिस्ट इकोनॉमी था ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर जाता, खास करके प्लानिंग की वजह से। जो प्लान्ड इकोनॉमी होता था इसका हर 5 साल का, इसकी वजह से जो यूएसएसआर था ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर जाता। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हालांकि बाद में वो भी कोलैप्स कर जाता है, लेकिन जो कोल्ड वॉर का फेज़ है उस फेज़ में यूएसएसआर का इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर जाता था इनिशियली। और इनिशियली यूनाइटेड स्टेट्स का जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो 1928 में कोलैप्स किया था। तो ये उसका असर कुछ ना कुछ तक 1945 तक भी रहता है। ओके, तो अब ये जो दोनों स्टेट्स थे, यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर, ये दोनों के बीच में इस चीज़ का भी कंपटीशन था कि वर्ल्ड में कितना कंट्री मतलब ज़्यादा, यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में कैपिटलिज्म
का स्प्रेड हो, यूएसएसआर चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में सोशलिज्म का, कम्युनलिज्म का स्प्रेड हो। ओके, तो ये जो कोल्ड वॉर था, ये बेसिकली जो वॉर था ये आपका आइडियोलॉजीज़ का भी वॉर था। और ये हम लोग देख चुके हैं कि ये कोल्ड वॉर क्यों था। कोल्ड वॉर सिंपल बस इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट वॉर नहीं होता है। बेसिकली दोनों के बीच में एक कंपटीशन था वर्ल्ड में सुपर पावर बनने का, बाईपोलर वर्ल्ड को यूनिपोलर में कन्वर्ट करने का। लेकिन ये जो कंपटीशन था वो अनहेल्दी था, इसीलिए हम लोग इसको कोल्ड वॉर बोलते हैं। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स यूएस हमेशा लगातार कोई ना कोई ऐसा स्टेप ले रहा था जिससे यूएसएसआर जो है उसको नुकसान हो। सेम केस यूएसएसआर के साथ हो जाता कि यूएसएसआर भी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता जिससे यूएस को नुकसान हो। दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को हमेशा डिमीन करने का कोशिश कर रहे थे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। दोनों लगातार कोशिश कर रहे थे कि सामने वाले का नुकसान हो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो यही जो सिचुएशन है, यही कोल्ड वॉर है कि वर्ल्ड जो था वो पूरा 2 फैक्शन में डिवाइड हो चुका था, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि किस कंट्री के पास कितना ज़्यादा सपोर्ट है बाकी कंट्रीज़ का। तो ये हम लोग देखें कोल्ड वॉर क्या था आसान भाषा में। अब यहाँ पे देखो, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट है जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन वार्निंग देते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो किस वेपन से लड़ा जाएगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन यूज़ हो चुका था और जिससे बहुत ही ज़्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में। तो उसी पे एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि अब और टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा अपग्रेड होगा, कितना ज़्यादा मास डिस्ट्रक्टिव वेपन बनेगा और किस वेपन से थर्ड वर्ल्ड वॉर लड़ा जाएगा। लेकिन वो बोलते कि लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर क्लैरिटी है कि जो फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा वो स्टिक्स और स्टोन से लड़ा जाएगा, क्योंकि अब कुछ थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के बाद कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं सिविलाइजेशन में, ह्यूमन सिविलाइजेशन में, कि ह्यूमन जो है वो उतना ज़्यादा अपग्रेड कर पाए। पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर अगर वॉर लड़ना है तो वही फिर स्टिक और स्टोन से ही लड़ो। तो ये एक टाइप का एल्बर्ट आइंस्टाइन का वार्निंग था जो हम लोग आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं कि आई डू नॉट नो व्हाट वेपन्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट विथ, बट आई नो दैट द फोर्थ वन विल बी फॉट विथ स्टिक एंड स्टोन्स। ओके, तो हम लोग ये देख चुके हैं कि जो यूएसए है उसका कैपिटलिज्म का इकोनॉमी था जो एम्फेसिस करता था फ्री मार्केट में, फ्री प्रॉपर्टी में, जिसका सिंपल बिलीव इतना ही था कि जो भी चीज़ बिक सकता है उस सब चीज़ को बेचो, जिस भी चीज़ से प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है उस चीज़ से प्रॉफिट अर्न करो। मेन जो था कैपिटलिज्म का मेन फिलॉसफी जो था वो प्रॉफिट के इर्द गिर्द ही घूमता था कि जहाँ प्रॉफिट दिख रहा है उस चीज़ से कमा लो। ओके, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल पे बिलीव किया जा सकता था कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं। ओके, वो उससे कोई भी अपना किसी भी इंडिविजुअल को जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस चीज़ से वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, कितना भी पैसा अर्न करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन यूएसएसआर का कम्युनिज्म का जो फिलॉसफी था, जो सोशलिज्म का फिलॉसफी था, जो कम्युनिज्म से इंस्पायर था, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करता। इसमें क्या था कि जो सुप्रीम अथॉरिटी था प्रॉपर्टी का वो गवर्नमेंट होता था, ना कि कोई इंडिविजुअल। गवर्नमेंट जो था वो सारा बिजनेस रन करता था लोगों के बिहाफ पे। गवर्नमेंट सबको जॉब प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट सबको हॉस्पिटल का फैसिलिटी दे रहा है, गवर्नमेंट सबको एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है, सब कुछ गवर्नमेंट कर रहा है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके, यहाँ पे जो भी चीज़ था सब कुछ गवर्नमेंट का था। यहाँ पे इवन ये भी था कि कोई इंसान 10 घंटा मेहनत करे, कोई इंसान 4 घंटा मेहनत करे, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, इक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, सब कुछ सेम प्रोवाइड होता। लेकिन जो यूएसए था वहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं था। वहाँ पे था कि जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वो उसके पास उतना ही। लेकिन दोनों का अपना अपना डिमेरिट भी था। यूएसए में हम लोग को इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, यूएसएसआर में इक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि दोनों किस तरीके से यूएसए और यूएसएसआर जो था वो आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे किस तरीके से डिफरेंट था। अब जो स्टालिन होते हैं यूएसएसआर के प्रेसिडेंट होते हैं, ये स्टालिन जो है इनका मानना था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो यूएसएसआर की जो अगर नेबरहुड में होता है तो वो यूएसएसआर के लिए थ्रेट होता है। जैसे स्टालिन कभी नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर के जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बने। जैसे मान लो कि इंडिया उसका नेबरिंग कंट्रीज़ है, मतलब इंडिया इस सेंस में नेबरिंग नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे यूएसएसआर है तो यहाँ पे आपका कजाकिस्तान वगैरह सब जो भी था, किर्गिस्तान, वो सब यूएसएसआर का पार्ट था। तो जैसे यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये नेबरिंग कंट्री है। तो यूएसएसआर हमेशा से ये चाहता था कि जो अफगानिस्तान का इकोनॉमी हो वो कैपिटलिस्ट नहीं हो, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो।
ओके, तो ये स्टालिन का मानना था कि अगर सपोज कर लो यूएसएसआर का नेबरिंग कंट्रीज़ है और उन लोग अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है तो वो इन लोग के लिए थ्रेट होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देख सकते हैं कि जब होता क्या है कि जब ये फ्रांस है और फ्रांस में पहली बार जब डेमोक्रेसी आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, तो आसपास जो भी एम्पायर होता है, चाहे वो जर्मनी का हो, ऑस्ट्रिया हंगरी हो, स्पेन हो, यूके हो, ये सारे के सारे कंट्रीज़ जो थे वो कभी नहीं चाहते थे कि फ्रांस में डेमोक्रेसी रहे, क्योंकि अगर जब इन कंट्रीज़ में मोनार्की चल रहा है और यहाँ पे जब लोग डेमोक्रेसी का बात कर रहे, फ्रेटर्निटी का बात कर रहे, इक्वालिटी का बात कर रहे, लिबर्टी का बात कर रहे, तो ये आइडियोलॉजी इधर भी स्प्रेड होगा। और अगर इधर स्प्रेड होता तो उससे क्या होता कि यहाँ पे जो मोनार्की चल रहा था, राजा का रूल चल रहा था, उस चीज़ को कहीं ना कहीं दिक्कत होता, क्योंकि यहाँ के लोग भी कल को डिमांड कर सकते थे इक्वालिटी का, लिबर्टी का, फ्रेटर्निटी का। तो इसीलिए ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे ये हमेशा फ्रांस के साथ लगातार वॉर करते या कोशिश करते कि फ्रांस में सत्ता पलट हो, वापस राजा का साम्राज्य, जो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे भी। ओके, तो सेम केस यूएसएसआर और यूएसए के साथ था कि यूएसए कभी नहीं चाहता था कि इसका नेबरिंग कंट्रीज जो है वो कम्युनिस्ट हो, और सेम यूएसएसआर कभी नहीं चाहता था कि इसका नेबरिंग कंट्रीज जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज़ का हो। ओके, तो वही यहाँ पे क्या है कि स्टालिन का स्टेटमेंट होता है। स्टालिन बोलते हैं कि मतलब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो अगर यूएसएसआर के नेबरहुड में होता है तो वो थ्रेट होगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम्युनिज़्म का जो आइडियोलॉजी है उसको वर्ल्ड में जितना से जितना ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके उतना करना पड़ेगा। ओके, और इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो यूएसएसआर है वो इंटरनेशनल कॉम इंस्टीट्यूशन का जो है स्थापना करता है। इसका मेन मकसद क्या था, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो सिंपल इतना ही था कि जो कम्युनलिज्म है, जो सोशलिज्म है, इसको वर्ल्ड में जितना से जितना ज़्यादा स्प्रेड किया जा सके। ओके, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक तरफ जहाँ पे कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी था, जो यूएसएसआर था, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। ओके, क्योंकि हम लोग डिस्कस किए थे कि 1928 में जब यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आया था तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में एक फेलियर साबित हो गया था। लेकिन जो यूएसएसआर का इकोनॉमी है 1945 के आसपास तक ये काफ़ी ज़्यादा पीक पकड़ चुका था, और जो यूएसएस का जो सोशलिस्ट इकोनॉमी था, जो प्लान्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं जोसेफ स्टालिन 1946 में क्या बोलते हैं। जोसेफ स्टालिन का सिंपल सा इतना ही कहना था कि जो कैपिटलिस्ट है और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ये दोनों कभी भी पीसफुली एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है ना। जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे फोकस कर रहा है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी का कहना है कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो भी प्रॉपर्टी है सब गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सब में करेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कम्युनिस्ट में है कि कोई कितना भी मेहनत करे सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ पे है कि जो जितना ज़्यादा मेहनत करे वो उतना ज़्यादा रिच होगा। ये जो है ये प्रॉफिट के बेसिस पे काम कर रहा है, तो ये वेलफेयर के बेसिस पे काम कर रहा है। मतलब ये दोनों आइडियोलॉजी एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो वही जोसेफ स्टालिन का कहना था कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, ये दोनों साथ में कभी भी पीसफुली को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तब तक नहीं कर सकता जब तक, मतलब यहाँ पे रिज़ल्ट एक ही होगा कि जो कम्युनिज़्म है इसको जो है वो आखिरी तक मतलब जब तक फाइनल विन कम्युनिज़्म का नहीं हो जाता तब तक इन दोनों आइडियोलॉजी में टसल चलता ही रहेगा। ओके, तो वही इनका कहना था कि ये जो दोनों के बीच में जो बैटल है, जो स्ट्रगल है कि कौन सा आइडियोलॉजी कितना सुप्रीम होगा, वो तभी ख़त्म होगा जब फाइनली कम्युनिज़्म का जीत होगा। ओके, और जब जोसेफ स्टालिन ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जो है वो दोनों साथ में को एग्जिस्ट नहीं कर सकता पीसफुली, और ये दोनों के बीच में जो स्ट्रगल है सुप्रीमेसी का वो तभी ख़त्म होगा जब कम्युनिज्म का विन होगा, तो इस स्टेटमेंट की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर का सीड जो है वो डाल दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं यहीं से दोनों आइडियोलॉजीज़ के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा यही कहना था जोसेफ स्टालिन को कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरा का पूरा वर्ल्ड को कम्युनिज्म में कन्वर्ट करना, सोशलिज्म में कन्वर्ट करना। ओके, इसके रिप्लाई में विंस्टन चर्चिल जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रहते हैं 1946 में, वो क्या बोलते हैं। उनका कहना था कि जो यूएसएसआर है,
यूएसएसआर हैज़ कम्प्लीटली डिवाइड द यूरोप इनटू 2 पार्ट्स। यूएसएसआर जो था वो यूरोप को कम्प्लीटली 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक तो वेस्ट यूरोप में, दूसरा ईस्ट यूरोप में। अब होता क्या, देखो बेसिकली सिंपल सा बात है, ये जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा यूएसएसआर के कंट्रोल में होता है, जो रेड कलर से दिख रहा है। अभी हम लोग को पोलैंड एक सेपरेट कंट्री दिख जाता है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। यहाँ पे आपको लिथुआनिया, एस्टोनिया, लटाविया ये सब मिल जाएगा, ये सब यूएसएसआर का ही पार्ट था। यहाँ पे इवन जो यूक्रेन आपको दिख जाता है, जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ये सब यूएसएसआर का पार्ट था। पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सब जो है वो यूएसएसआर का पार्ट था। तो ये सारा का सारा कंट्रीज़ जो था, ये सारा का सारा कंट्रीज़ हम लोग का कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। और ये जितना भी ब्लू में जो कंट्री दिख रहा है, ये सारा का सारा कंट्री जो था वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे सिंपल सा बस यही है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है कि जो यूरोप है वो 2 फैक्शन में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ तो ये जो है वो आपका ईस्ट यूरोप है, और दूसरी तरफ ये जो है ये आपका वेस्ट यूरोप है। ओके, जो ईस्ट यूरोप है वो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, वेस्ट यूरोप जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, ये ध्यान में रखना, ये यूगोस्लाविया जो था वो इंडिया के साथ नॉन अलाइंग मूवमेंट में शामिल था। हम लोग देख चुके नॉन अलाइंग मूवमेंट क्या था। ये वो फैक्शन ऑफ ग्रुप था जो बिलीव करता था कि हम लोग कोल्ड वॉर में मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, मतलब ना तो यूएस के साइड होंगे ना यूएसएसआर के साइड होंगे, हम लोग सिचुएशन के साइड होंगे कि किस सिचुएशन में कौन सही है। जिस सिचुएशन में यूएस गलत होगा तो हम लोग यूएस को क्रिटिसाइज़ करेंगे, जिस सिचुएशन में यूएसएसआर गलत होगा तो यूएसएसआर को क्रिटिसाइज़ करेंगे। ओके, तो ये येलो वाला जो है वो यूगोस्लाविया नॉन अलाइंग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे आयरन कर्टेन क्या है, सिंपल सा बात है कि जो ये वाला पार्ट था, ईस्ट यूरोप वाला पार्ट था, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी पे कंट्रोल है वो किसका है, गवर्नमेंट का है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम है, सबसे हेड यही है। तो गवर्नमेंट क्या कर जाता है, यहाँ पे पूरा का पूरा मीडिया को कंट्रोल कर जाता, हर चीज़ को कंट्रोल कर जाता। तो यहाँ का कोई भी न्यूज़ जो है वो बाहर नहीं निकल पा जाता। ओके, कि यहाँ का इकोनॉमी कैसा चल रहा है, ये फ्लरिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, ये सब जो है ये इस जगह से बाहर नहीं चला जाता कि कहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है। ओके, तो ये सब जो है पूरे मीडिया को, हर चीज़ को कंट्रोल जो है यहाँ पे गवर्नमेंट कर जाता। लेकिन ऑन द अदर साइड ये जो है, ये जो आपका वेस्ट यूरोप वाला पार्ट है, इस पार्ट में क्या था, सब कुछ फ्री था, मीडिया भी फ्री था। अगर मीडिया से पैसा कमाया जा सकता है तो कोई भी प्राइवेट इंसान खुद का मीडिया चैनल खोल ले जाए, वो फ्री प्रोपोगेशन ऑफ न्यूज़ हो जाए, हर चीज़ यहाँ पे प्राइवेट है। ओके, तो इस चीज़ की वजह से क्या हो जाता कि एक साइड तो यहाँ पे ये वाला यूरोप का पार्ट का न्यूज़ कहीं बाहर नहीं निकल जाता, और ये वाला पार्ट का जो न्यूज़ था वो हर जगह सबको दिख रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जोसेफ स्टालिन जो है, सॉरी विंस्टन चर्चिल जो है, ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो रशिया है, यूएसएसआर है, वो बेसिकली में क्या कर रहा है, एक आयरन कर्टेन बना दिया, यूरोप को 2 पार्ट में डिवाइड करके। आयरन कर्टेन का मतलब क्या है, कर्टेन जो होता है वो हम लोग पर्दे को बोलते हैं। ओके, आयरन कर्टेन मतलब क्या, लोहे का पर्दा, मतलब कि इधर का कोई भी न्यूज़ जो है वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। किसी को नहीं पता कि इस रीजन में क्या चल रहा है, इकोनॉमी कितना ज़्यादा ठप है, ओके, इन्फ्लेशन का क्या सिचुएशन है, कितना ज़्यादा अनरेस्ट है, या मास किलिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता। ओके, क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इनका कहना था कि विंस्टन चर्चिल का कहना था कि जो यूरोप है उस चीज़ को यूएसएसआर कम्प्लीटली 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका है, वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप। ओके, और जिस पे एक बाउंड्री लगा हुआ है, और ये बाउंड्री का नाम वो देते हैं आयरन कर्टेन। ओके, जो कंप्लीट मूवमेंट को, हर चीज़ को रोक रहा है। तो अब जो था उसमें क्या था, वही यहाँ पे बोलते हैं कि एंड एट द बाउंड्री यूएसएसआर हैज प्लेस्ड आयरन कर्टेन, की बाउंड्री पे यूएसएसआर क्या किया, आयरन कर्टेन को प्लेस किया है। क्यों, ताकि कोई भी न्यूज़ जो है वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्रीज़ का, जो ईस्ट यूरोप का कोई भी न्यूज़ है वो कैपिटलिस्ट कंट्री तक नहीं पहुँचे, वेस्ट यूरोप तक नहीं पहुँचे। ओके, और इसीलिए इनका कहना था, विंस्टन चर्चिल का कहना था कि इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, या और भी जितना इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ है वेस्ट यूरोप का, वो सबको
साथ मिल करके यूएसएसआर का जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, उन सबको काउंटर करना पड़ेगा। ओके, फिर यूएस प्रेसिडेंट जो हैरी एस ट्रूमैन होते हैं, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो यूएसएसआर अपना कम्युनिज्म और सोशलिस्ट फिलॉसफी को जो स्प्रेड कर रहे हैं, उस चीज़ को रोके, उस चीज़ को चेक दे। ओके, फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो है मार्शल प्लान 1947 का। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। इसमें क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो हम लोग देख चुके कि कैसे ये जो पूरा यूरोप वाला रीजन था, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे जो भी रिकंस्ट्रक्शन करना था, चाहे वो डैम का रिकंस्ट्रक्शन करना हो, स्कूल्स का रिकंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे का रिकंस्ट्रक्शन, रोड का रिकंस्ट्रक्शन, जितना भी चीज़ जो डैमेज हुआ था वॉर में, उन सब का रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है कि मार्शल प्लान लाया जाता है। लेकिन इस मार्शल प्लान से क्या होता है कि यूएसएसआर अपने आप को बैक कर लेता है। यूएसए इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, इस मार्शल प्लान को। यूएसए को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट होता है। इसका एक रीज़न ये भी था कि यूएसएसआर जो था वो नहीं चाहता था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज़ के साथ मिलके काम करने का, क्योंकि उससे क्या होता है फिर बहुत सारा न्यूज़ का लीकेज होता है जो इस आयरन कर्टेन के अंदर में ही था। ओके, जो इधर बाहर स्प्रेड नहीं हो जाता। ओके, और दूसरा यूएसएसआर नहीं चाहता था कि वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज़ के साथ मिलकर काम करें। इसीलिए यूएसएसआर जो है वो खुद का एक प्लान लाता है, जिस प्लान का नाम था मोलोटोव प्लान। ये मोलोटोव प्लान जो था वो बेसिकली ये जो ईस्ट वाला यूरोप है, इस यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो हो जाता वो मोलोटोव प्लान के अकॉर्डिंग हो जाता, और ये वाला जो वेस्ट यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो जाता वो मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग हो जाता। ओके, और ये हम लोग देख चुके हैं कि कैसे ये जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है ये दोनों कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। फिर हम लोग देखते हैं 1949 में क्या होता है कि जर्मनी का पार्टीशन हो जाता है। एक होता है वेस्ट जर्मनी, एक होता है ईस्ट जर्मनी। ओके, यह यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये देखो, ये एक्चुअली क्या है, ये अगर जर्मनी का मैप है तो इसमें क्या होता है कि ये हम लोग का जैसे ये ईस्ट जर्मनी है, ये ईस्ट जर्मनी, क्योंकि जर्मनी वॉर में हार चुका था। अब जब वॉर में हार गया तो जर्मनी को जो टेरिटरी था ये 4 कंट्रीज मिलकर डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ये हो गया हम लोग का मतलब यूएसएसआर, ये वाला टेरिटरी फ्रांस रख लिया, ये वाला टेरिटरी जो है वो इंग्लैंड रख लिया, और ये वाला टेरिटरी जो है वो यूएस रख लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला पोर्शन जो था ये ईस्ट जर्मनी में आ जाता। ओके, ये वाला पोर्शन जो था ये वेस्ट जर्मनी में आ जाता। अब होता क्या है कि जो ईस्ट जर्मनी है, क्योंकि ये कम्युनिज़म में चला जाता और ये वेस्ट जर्मनी जो है वो कैपिटलिज्म फिलॉसफी को फॉलो कर जाता। ओके, यहाँ पे सब चीज़ कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग चला जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाता कि हालांकि ये लोग तो पहले एक ही जगह के थे, पूरा जर्मनी पहले कभी ना कभी तो एक ही रहा होगा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ताकि कोई न्यूज़ का कोई भी न्यूज़ जो है वो ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में नहीं जाए, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि एक आयरन कर्टेन बनाया जाता है, मतलब एक वॉल बनाया जाता है जिसको हम लोग बर्लिन वॉल भी बोलते हैं, जो बाद में मतलब वो बर्लिन वॉल जो होता है वो तोड़ दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि 1949 में जर्मनी जो है उसका पार्टीशन कर दिया जाता है, एक वेस्ट जर्मनी में, एक ईस्ट जर्मनी में। ओके, फिर 1949 में एक और जो सक्सेसफुल इवेंट होता है वो ये होता है कि रशिया जो है वो सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है 1949 में, और जिसकी वजह से क्या होता है कि रशिया अपने आप को वर्ल्ड में एक दूसरा ग्लोबल पावर इस्टेब्लिश कर चुका होता है, क्योंकि 1949 से पहले ग्लोबल पावर मतलब जो न्यूक्लियर वेपन था वो केवल और केवल यूनाइटेड स्टेट्स के पास था। अब इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए 1949 में क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो नाटो का फॉर्मेशन करता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो एक्चुअली था क्या, बेसिकली नाटो जो था इसमें ये उन कंट्रीज़ का ग्रुप था जिसमें ये माना गया था कि अगर इन फ्यूचर कोई वॉर हुआ तो ये सब के सब साथ मिल के लड़ेंगे। ओके, जिसमें ये था कि सपोज़ कर लो अगर सपोज़ कर लो टर्की जो है वो नाटो को ज्वाइन करता है और यूएसए भी नाटो को ज्वाइन करता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन फ्यूचर टर्की पे कोई अटैक करेगा नॉन नाटो कंट्रीज़, तो वो अटैक जो है वो माना जाएगा किस पे, कि वो यूएसए पे अटैक है। ओके, तो यूएसए भी टर्की को सपोर्ट करेगा और दोनों कंट्रीज साथ मिल के लड़ेंगे। तो वही है, नाटोज़ में क्या था कि जो भी कंट्रीज नाटो का मेंबर बनेंगे उसमें यही था, अटैक ऑन एनी कंट्रीज विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल नाटो कंट्रीज। अभी आप लोग अगर करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप देखोगे कि रिसेंटली जो है वो स्वीडन और
फिनलैंड जो है वो नाटो कंट्रीज़ को ज्वाइन किया है। यूक्रेन जो था वो ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उसी के लिए रशिया जो है वो यूक्रेन पे अटैक करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रशिया के जस्ट एडजेसेंट बॉर्डर पे जो है वो कोई नाटो कंट्रीज़ हो, वो भी स्पेशली ऐसा कंट्री जो रशिया का काफ़ी क्लोज रहा है। ओके, तो ये हम लोग देखें कि 1949 में क्या होता है, जर्मनी का पार्टिसिपेशन होता है। 1949 में रशिया जो है वो सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट करता है। इसके रिस्पांस में यूएसए जो है वो नाटो ग्रुप्स का फॉर्मेशन करता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और 1954 में जो है वो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी फॉर्मेशन जो है वो किया जाता है। इसमें क्या था, यूएसए साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन क्यों करता है, इसका मेन पर्पस था कि जो कम्युनिज़्म है जो स्प्रेड हो रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, उनको रोकना, उस स्प्रेड को रोकना। यूएसए नहीं चाहता था कि जो कम्युनिज़्म है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हो, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए 1954 में साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया जाता है। अब देखो इसके रिस्पांस में, क्योंकि यूएसए तो ऑलरेडी नाटो का फॉर्मेशन कर चुका है, यूएसए ऑलरेडी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कर चुका है, जिससे वो कम्युनिज़्म के स्प्रेड को रोक रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, क्योंकि यही सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जो रशिया से काफ़ी क्लोज थे। ओके, अब क्या होता है कि इसके रिस्पांस में 1955 में रशिया भी वार्सो पैक्ट्स लेकर आता है। वार्सो बेसिकली ये पोलैंड का कैपिटल है। ओके, ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस जगह पे पोलैंड है यहाँ पे। ओके, तो ये जो है अगर और अच्छे से मैप में देखना है तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये है ये पोलैंड। तो पोलैंड का कैपिटल रहता है वार्सो, और हम लोग देख चुके हैं कि उस टाइम जो है पोलैंड यूएसएसआर का ही पार्ट था। तो वार्सो में क्या होता है कि यूएसएसआर जो है वो वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन करता है। उसमें क्या था, ये बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिस प्रिंसिपल पे नाटो वर्क करता है, कि वो अटैक ऑन एनी कंट्रीज जो भी वार्सो पैक्ट का सिग्नेटरीज है वो कंसिडर किया जाएगा कि सारे के सारे कंट्रीज पे अटैक है जो भी वार्सो पैक्ट के सिग्नेटरीज हैं। तो कोल्ड वॉर अगर हम लोग देखें तो कोल्ड वॉर बेसिकली है क्या कि इसमें कंपटीशन हर एस्पेक्ट में है सुपीरियर बनने का, चाहे वो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के हो कि किस कंट्री के पास कितना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, कौन सा कंट्री के पास कितना ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ है, कौन सा कंट्री स्पेस में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, ओलंपिक में कौन सा कंट्री के पास कितना ज़्यादा गोल्ड मेडल आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन सा कंट्री कितना ज़्यादा जा रहा है। हर चीज़ को लेकर के यहाँ पे क्या था कि एक कंपटीशन सा था। ओके, 1953 में फाइनली क्या होता है, जो स्टालिन थे, स्टालिन कौन थे, स्टालिन वही यूएसएसआर के प्रेसिडेंट। तो जो 1953 में स्टालिन होते हैं उनका डेथ हो जाता है, और उसके बाद जो है वो निकिता क्रुश्चेव जो है ये नए लीडर बनकर आते हैं यूएसएसआर के, और ये स्टालिन की तरह उतना ज़्यादा कंजर्वेटिव या स्ट्रिक्ट नहीं थे, ये काफ़ी लिबरल एटीट्यूड के थे। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि 1955 से जो 1962 का पीरियड होता है ये इंटेंस कोल्ड वॉर का पीरियड होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें कोल्ड वॉर के पीरियड में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 1961 में बर्लिन वॉल। एक्चुअली 1961 में जो बर्लिन वॉल है उस चीज़ को गिरा दिया जाता है। रीज़न क्या था, रीज़न सिंपल सा इतना ही था कि जो 1961 आते आते धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो यूएसएसआर का जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ये भी धीरे धीरे फ्लॉप होना स्टार्ट हो गया था। रीज़न क्या था ये मैं बता देता हूँ आपको कि क्यों यूएसएसआर का जो इकोनॉमी था वो कोलैप्स करना स्टार्ट कर दिया था। सिंपल सा समझ लो कि एक इंसान है जो 10 घंटे काम कर रहा है, फिर भी उस इंसान को सेम एजुकेशन फैसिलिटी, सेम हेल्थ फैसिलिटी, सेम जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। दूसरा इंसान जो है वो 4 घंटे काम कर रहा है, उसको भी सेम एजुकेशन फैसिलिटी, सेम हेल्थ फैसिलिटी, सेम जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो बताओ इस इंसान में मोटिवेशन क्यों रहेगा कि वो 10 घंटा काम करे। उसको तो लगेगा हम 10 घंटा काम करें या 4 घंटा काम करें, हमको तो सेम इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो वो जो इंसेंटिव था कि इंसेंटिव के लिए हार्डवर्क करना, प्रॉफिट जनरेट करना, वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे लोगों में एक लेथार्जी एटीट्यूड आ जाता है। जैसे सपोज़ कर लो कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस ही है, तो गवर्नमेंट ऑफिस में कोई क्यों चाहेगा कि हम 10 घंटा काम करें। उसको लगेगा कि अरे ये सामने वाला एम्प्लॉय तो बिल्कुल 4 घंटे ही काम कर रहा है, उसको भी सेम फैसिलिटी मिल जाए, हम 10 घंटे काम करेंगे तो हमको भी सेम फैसिलिटी मिलेगा। तो उससे क्या हुआ कि लोगों में एक लेथार्जी एटीट्यूड आने लगा। लोग इस चीज़ को लेकर कम्पीट करने लग गए कि चलो ठीक है, कितना कम से कम में काम चल जाएगा।
उतना ही काम करना है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसेस था, जितना भी गवर्नमेंट कंपनीज था, सारा का सारा लॉस में जाना स्टार्ट हो गया। और हम लोग को ये तो पता ही है कि यूएसएसआर के केस में क्या था, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के केस में क्या था कि जो भी प्रॉपर्टी है वो सब का सब गवर्नमेंट का होगा, जो भी बिजनेस रन करेगा वो सारा का सारा बिजनेस कौन रन करेगा, गवर्नमेंट रन करेगा। अब यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि सारा का सारा गवर्नमेंट कंपनी जो है वो क्या हो रहा है, लॉस में जा रहा है। और क्यों? क्योंकि ये आइडियोलॉजी लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि यूएसएसआर का इकोनॉमी जो था वो धीरे धीरे डाउनफॉल में जाना स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग देख चुके हैं कि जो जर्मनी था, जर्मनी में यहाँ पे क्या था कि जो ईस्ट जर्मनी था उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, यूएसएसआर कंट्रोल कर रहा है। ये इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला रीजन था, चाहे फ्रांस हो गया, ब्रिटिश हो गया, अमेरिका हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो इस साइड के लोग जो थे वो ईस्ट जर्मनी के वो भाग के इधर आना चाह रहे थे। ओके, तो उसी में क्या होता है कि बाद में ये वॉल हालांकि गिरा दिया जाता है, लेकिन इसकी वजह से भी क्या होता है कि दोनों जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल होता है। एक साइड जो थे वो फ्रांस, ब्रिटिश और अमेरिका थे, दूसरे साइड सोवियत यूनियन था। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल चलता है इस चीज़ को लेकर के। ओके, जो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में आगे चल के अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बस इवेंट बता दे रहा हूँ कि जर्मनी को लेकर के ये इवेंट था। एक और इवेंट आता है 1962 में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये ध्यान में रखना है कि जो क्यूबा है, क्यूबा देखो इस जगह पे ये यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये मैक्सिको कंट्री है, और यहाँ पे ये जो आइलैंड है ये क्यूबा आइलैंड है। अभी के कंटेक्स्ट में अगर जानना है तो ये शुगर केन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस कंट्री है। तो ये जो क्यूबा था, ये क्यूबा जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री बन जाता है। किस टाइम? 1958 में जो है वो क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री बन जाता है। फिडेल कास्ट्रो जो थे वो क्यूबा के प्रेसिडेंट थे। अब क्योंकि ये जब कम्युनिस्ट कंट्री बन जाता है तो कम्युनिस्ट कंट्री बनने के बाद ये किसको सपोर्ट करेगा? यूएसएसआर को सपोर्ट करेगा। और यूनाइटेड स्टेट्स कौन सा कंट्री था? ये कैपिटलिस्ट कंट्री था। अब क्योंकि क्यूबा जो है वो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा है, तो होता क्या है कि यूएसएसआर अपना जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है वो ये क्यूबा कंट्रीज़ पे डिप्लॉय कर देता है, यूएसए को फेस करता हुआ। तो जिससे क्या होता है, ये तो यूएसए के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था कि कल को यूएसए पे मतलब अगर यूएसए और रशिया का वॉर हुआ तो यहाँ पे क्यूबा पे अगर न्यूक्लियर वेपन्स होगा तो उससे क्या होगा, इस पे अटैक करना यूएसए पे अटैक करना यूएसएसआर के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसी को लेकर के क्या होता है कि दोनों में बहुत ज़्यादा ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन वाला पीरियड होता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। हालांकि बाद में क्या होता है कि यूएसएसआर जो है वो क्यूबा से अपना मिसाइल्स वापस बुला लेता है, लेकिन ये इंसिडेंट ध्यान में रखना है कि ये कोल्ड वॉर के इंसिडेंट में ये इंसिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है। इसी तरह कुछ 1963 से 1975 में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट अगर हम लोग देखें कोल्ड वॉर का, तो एक तो है CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें क्या हुआ था ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी में क्या होता है, ये डिसाइड किया गया था कि जो भी 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको छोड़ के कोई भी नेशन जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, उन सब के लिए न्यूक्लियर टेस्ट बैन है। ओके, फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में आता है, NPT। ये भी हम लोग देख चुके हैं कि इंडिया NPT पे साइन नहीं करता है। इसमें सिंपल यही था कि न्यूक्लियर कोई भी वेपन नहीं रखेगा, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, सेम वही चीज़ था। ओके, फिर एक आता है SALT I 1972 में और SALT II 1979 में। इस SALT का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। देखो यहाँ पे SALT ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्ट्रैटेजिक आर्म है उसका लिमिटेशन, मतलब ये कंट्रीज जब ये साइन करते हैं तो इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि नहीं, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही रखा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। ओके, फिर 1975 में जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है हेलेंस्की में, जो अभी फिनलैंड का कैपिटल है। 1969 में जो है वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना और यूएसएसआर का। ये ध्यान में रखना है कि जो चाइना के फाउंडर थे माओ जेडोंग जो थे वो यूएसएसआर को कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। चाइना जो है वो ओपनली क्रिटिसाइज़ करता है यूएसएसआर को। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। फिर 1963-65 में क्या होता है, अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो अफ़गानिस्तान है उसमें 1963-65 के आसपास जो था, जो वहाँ के कम्युनिस्ट लीडर थे वो पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान में, मतलब कम्युनिस्ट का शासन आ जाता है अफ़गानिस्तान में इस पीरियड में।
अब जिससे क्या होता है, दुनिया भर में ये मैसेज जाता है कि ये कम्युनिस्ट का शासन इसलिए आया क्योंकि रशिया पीछे से जो भी कम्युनिस्ट लीडर है उन लोगों को बैक कर रहा था। ओके, लेकिन हालांकि रशिया जो है हमेशा इस चीज़ को मना किया है कि उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था। तो अब क्या होता है कि जब ये कम्युनिस्ट लीडर्स जो है इनके सपोर्ट में, मतलब कम्युनिस्ट लीडर्स का शासन जब अफ़गानिस्तान में आ जाता है तो यूएसए क्या करता है कि वो जो है वो जो भी कैपिटलिस्ट फोर्सेस है या लोकल्स लोगों को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन वाला क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कोल्ड वॉर में वर्ल्ड के डिफरेंट फैक्शन में जो है दोनों में वॉर चल रहा है, मतलब डिफरेंट फैक्शन में दोनों में वॉर चल रहा है, लेकिन यूएसए और यूएसएसआर डायरेक्टली कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। चाहे अफगानिस्तान में देख लो कि एक तरफ यूएसएसआर जो है वो यहाँ के कम्युनिस्ट लीडर को सपोर्ट कर रहा है, तो यूएसए जो है वो यहाँ पे अपोजिट फैक्शन को सपोर्ट कर रहा है। सेम केस यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया। यहाँ पे क्यूबा एक्चुअली जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए वो यूएसए और क्यूबा के बीच में हो जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है या डायरेक्ट प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाए वो किस में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हो जाए, लेकिन बीच में जो कंट्री है वो कौन है, क्यूबा है। तो डायरेक्टली यूएस और यूएसएसआर कभी कन्फ्रंटेशन में नहीं आ रहे, वो हमेशा किसी थर्ड कंट्रीज़ के थ्रू आ रहे हैं। ये सेम केस हम लोग साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में भी देखेंगे, ये सेम केस हम लोग वियतनाम वॉर में देखेंगे। मतलब यहाँ पे ये था कि वर्ल्ड में जो भी इश्यूज़ हो रहा था वो सारे इश्यूज़ में जो था वर्ल्ड दो फैक्शन में डिवाइड था। एक यूएसए का आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था, एक फैक्शन यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था। ओके, हालांकि ये कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो जाता है कब, यूएसएसआर में इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से। और ये हम लोग देख चुके हैं कि यूएसएसआर में इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा गवर्नमेंट कंपनीज जो था वो फेल करना स्टार्ट हो जाता है। और गवर्नमेंट कंपनीज क्यों फेल करना स्टार्ट हो जाता है ये भी हम लोग देख लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कितना भी काम करे, कोई 10 घंटा काम करे या कोई 4 घंटा काम करे, दोनों को बराबर अमाउंट ऑफ इंसेंटिव दिया जा रहा था, सेम अमाउंट ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी। तो किसी में भी जो काम करने का जो इच्छा था कि ज़्यादा करना है, जो मोटिवेशन होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, वो मोटिवेशन ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो जाता है, जिसके वजह से कंपनीज़ को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, कंपनीज़ का वर्क एफिशिएंसी ख़त्म हो जाता है। ओके, तो और साथ ही साथ ये था कि अब क्योंकि जब पूरा का पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे यूएसएसआर में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाता है। अब जैसे ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगा तो डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो अपना इंडिपेंडेंस का डिमांड करने लगते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये यूक्रेन वाला पार्ट है, ये बेलारस वाला पार्ट, सॉरी यहाँ पे पोलैंड वाला, ये पोलैंड है, ये बेलारस है, ओके, ये लिथुआनिया है, लटाविया है, एस्टोनिया है। उसी तरह इधर आपको कज़ाकिस्तान वगैरह मिलेगा, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये कज़ाकिस्तान है, ये उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, जॉर्जिया है, अज़रबैजान है, आर्मेनिया, बहुत सारा कंट्रीज़ था जो यूएसएसआर में था। ये सारे कंट्रीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डिमांड करने लगते हैं। जैसे ये एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया ये इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे हैं, यूक्रेन डिमांड कर रहा है, जॉर्जिया डिमांड कर रहा है, कज़ाकिस्तान। इसलिए अभी जब हम लोग करंट वर्ल्ड मैप देखते हैं, ये करंट वर्ल्ड मैप, तो इसमें ये सारे कंट्रीज़ हम लोग को अलग मिल रहा है। लेकिन पहले क्या था कि ये कंट्रीज़ जो भी थे ये सारा यूएसएसआर का पार्ट थे, इधर ये वाला कंट्रीज जो भी था ये पूरा यूएसएसआर का पार्ट था। ओके, तो क्योंकि पूरा इकोनॉमी ख़राब हो गया है, तो इकोनॉमी ख़राब होने की वजह से क्या है कि पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गया। अब जिसकी वजह से क्या है कि जितने भी यूएसएसआर में स्टेट्स थे वो सारा का सारा इंडिपेंडेंस डिमांड करने लग गए। और फाइनली क्या होता है कि 1991 में जा कर के यूएसएसआर का फॉल हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया था कि, और साथ ही साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतना ज़्यादा चल रहा था, स्टेट्स का डिमांड इंडिपेंडेंस के लिए इतना ज़्यादा हो जाता कि फाइनली जो है वो ये डिसाइड किया जाता है कि नहीं, यूएसएसआर का फॉल हो गया। मतलब क्या कि सारा कंट्री जो भी स्टेट्स डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंस, उन सबको इंडिपेंडेंस दे दिया गया। ओके, तो 1985 में क्या होता है कि यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट होते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, इनको ये रियलाइज़ होता है कि ये इतना आसान नहीं है या ये पॉसिबल नहीं है कि जो भी इतना ज़्यादा मूवमेंट चल रहा है ये स्टेट्स में इंडिपेंडेंस का डिमांड के लिए, उन सबको सप्रेस किया जाए। ओके, तो और साथ ही साथ ये जो है ये कुछ अपना पॉलिसी लेकर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, एक तो प्रेस्ट्रोइका जो रिकन्स्ट्रक्टिंग है, और दूसरा है ग्लास नॉट मतलब ओपननेस, मतलब जो आयरन कर्टेन बना दिया गया था। यहाँ पे ये जो आयरन कर्टेन हम लोग देखते हैं कि एक आयरन कर्टेन बना दिया गया है,
इस आयरन कर्टेन को वो ओपन करते कि नहीं, अब जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा वो बाहर भी स्प्रेड होगा। और जब ऐसा होता है तो यहाँ पे जो इन लोग का फ्रीडम स्ट्रगल का जो मूवमेंट है ये सारे कंट्रीज़ का, वो बाहर जाने लगता है, और जिसको यूएसए जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। तो जिससे क्या होता है कि उन लोग का इंडिपेंडेंस का आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ होता है। और ये कहीं ना कहीं जो है ये ग्लासनोट का जो पॉलिसी था, ओपननेस का जो पॉलिसी था, ये कहीं ना कहीं यूएसएसआर को हैम्पर करता है। ओके, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी है कि ये यूएस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था मिखाइल गॉर्बाचेव का जो है ग्लासनोट का पॉलिसी। तो ये जो मिखाइल गॉर्बाचेव का जो ग्लासनोट का पॉलिसी था, इस चीज़ के लिए बाद में मिखाइल गॉर्बाचेव को बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी किया जाता है। शायद इन्हें नोबल प्राइज़ भी दिया जाता है, आप ये कंफर्म कर लेना। अभी रिसेंटली 2022 या 23 में इनका डेथ हुआ है। ओके, आई थिंक 2022 में इनका डेथ हुआ है। तो ये अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे। ओके, तो ये जो था यूएसएसआर का जैसे ही फॉल होता है उसी के साथ जो है यूएसएसआर जो है वो 15 नेशंस में डिवाइड हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और इसी के साथ जो कोल्ड वॉर चला जाता है यूएस और यूएसएसआर के बीच में कि कौन वर्ल्ड में सुप्रीम होगा, वो कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ये डिफाइन हो जाता है कि जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर हो गया। अब 1991 के बाद वर्ल्ड कम्प्लीटली यूनिपोलर बन जाता है, लेकिन फिर 2010 के बाद से चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व करना स्टार्ट करता है, और अभी ये काफ़ी हद तक यूएसए को कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वर्ल्ड जो है वो कम्प्लीटली यूनिपोलर है, क्योंकि अभी एक साइड अगर यूएसए है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो दूसरी तरफ चाइना ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है। इंडिया भी बहुत ज़्यादा आगे है रेस में। ओके, यूएसएसआर जो है ये आर्मी के पर्सपेक्ट में स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए तो यूएसएसआर का मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। यूरोपियन कंट्रीज़ भी अपना से रखते हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।